नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। पहाड़ों में सर्द हवाएं चल रही हैं। हल्की ठंड के बीच इन दिनों चमोली में पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है। चमोली के सीमांत गांव ढाक में पांडव नृत्य के दौरान चक्रव्यूह की रचना की गई, जिसमें 7 द्वारों का निर्माण किया गया। कौरव और पांडव के युद्ध के बीच की गौरव गाथा बुनी गई। किस तरीके से अभिमन्यु का वध हुआ चक्रव्यूह के माध्यम से दिखाया गया। चमोली में पांडव नृत्य का आयोजन गाँव की खुशहाली समृद्धि के लिए किया जाता है। इसके साथ ही पालतू पशुओं पर लगने वाली बीमारियों को दूर करने के लिए भी अलग अलग गाँव में परंपरा अनुसार पांडव नृत्य का आयोजन होता है। गढ़वाल क्षेत्र में पांडव नृत्य व गढ़वाल नृत्य का विशेष महत्व है। जब भी गांव में कोई रोग दोष उत्पन्न होता है तब इन चीजों का आयोजन होता है और मान्यता है कि इन सभी धार्मिक कार्यों से गांव में सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। इन नृत्यों में महिलाओं की भूमिका भी सराहनीय है। महिलाएं गांव में धार्मिक मान्यताओं को जीवित रखने का निरंतर प्रयास कर रही हैं। काशी के आंगन में एकाकार हो रहे हैं उत्तर दक्षिण के मंदिर। दरअसल वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम में लगी प्रदर्शनी में एक ऐसा स्टॉल लगाया गया है जिसमें दक्षिण के 61 और काशी के 29 मंदिरों और गर्भगृह में स्थापित महादेव के दर्शन एक साथ हो रहे हैं, जो कि खासा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। काशी और तमिलनाडु का बड़ा ही गहरा नाता है और संबंध के केंद्र बिंदु भगवान शिव हैं। तमिलनाडु के भी अधिकतर मंदिर शिव को समर्पित हैं। दोनों तरफ 2 तरह के मंदिर बनते हैं। दक्षिण भारत में जो मंदिर है वो मूल रूप से द्रविड़ परंपरा के मंदिर है। वहीं उत्तर भारत के जो मंदिर है वो नागर शैली के मंदिर है। तस्वीरों में मंदिरों के शिखर और गर्भगृह में स्थापित भगवान के दर्शन तो हो ही रहे हैं, साथ ही मंदिरों के शैली के बारे में भी जानकारी मिल रही है। प्रदर्शनी में लगे नागर शैली की विशेषता है कि इनके मंदिरों में गर्भगृह का शिखर सबसे विशाल होता है, जबकि द्रविड़ शैली के मंदिरों में प्रवेश द्वार सबसे विशाल होता है। उसमें बहुत सारी नक्काशी होती है। संगमम में लगी इस गैलरी को देखने दूर दराज से लोग आ रहे हैं। उत्तर में इस वक्त दक्षिण का मिलन हो रहा है। लगातार दक्षिण भारतीय यात्रियों का समागम में आना जारी है। ऐसे में 80 घाट पर प्रत्येक दिन विशेष आरती का आयोजन होता है। वाराणसी के 80 घाट पर सुबह की आरती विश्व प्रसिद्ध हो चुकी है, जिसे निहारने के लिए देश दुनिया के लोग आते हैं और काफी प्रभावित होते हैं। इस आरती में एक तरफ जहां दक्षिण भारतीय मेहमान पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रसिद्ध गायिका मालिनी अवस्थी भी पहुंची। उन्होंने 80 घाट स्थित सुबह ए बनारस के स्थापना दिवस के आयोजन में भाग लिया। इस दौरान मालिनी अवस्थी ने उगते हुए सूर्य के साथ अपनी गायिका से सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। उनके शास्त्रीय संगीत से घाट का कोना कोना गूंजायमान हो गया। उन्होंने काशी तमिल आयोजन की तारीफ करते हुए कहा कि काशी और कांची का संगमम हमारी संस्कृति को और मजबूत करेगा। हमारा धर्म कर्म सब एक है। ऐसे में ये संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करेंगे। ऐसे आयोजन पूरे देश में होने चाहिए। जटाटवीगलज्ज्वलं प्रवाहपावितस्थले गलेवलम्बे लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवं शिवं। सुना आपने। तीसरी क्लास में पढ़ रही 8 साल की रिया तिवारी माहेश्वर सूत्र से लेकर शिव तांडव तक सब फर्राटे से सुनाती है। इसके अलावा इतिहास, सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों पर भी रिया की बराबर की पकड़ है। इन विषयों से संबंधित प्रश्नों की उत्तर भी वो बेबाकी से दे देती है। नन्ही छात्रा की मेधा देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा रहा है। रिया को विश्व के महाद्वीप, महासागर के नाम, विश्व के देश, राजधानी और मुद्राएं, भारत के राज्य, राजधानी, भारत के सभी जिले, भारत के सभी बड़े बंदरगाह, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, भारत में बहने वाली प्रमुख नदियां, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के नाम बचपन से ही कंठस्थ हैं। संस्कृत में सबसे कठिन माने जाने वाले माहेश्वर सूत्र, शिव तांडव और गीता के तमाम श्लोक भी रिया को कंठस्थ हैं। रिया इंटरमीडिएट तक की किताबें आसानी से पढ़ लेती है। इस वर्ष हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा के 50% से अधिक प्रश्नों को रिया ने आसानी से हल कर दिया था। रिया की प्रतिभा को देखकर लोग अचंभित हैं। मेरठ की एक युवा चित्रकार हर्षिता की पेंटिंग आजकल सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन युवा चित्रकार हर्षिता बस कुछ देर किसी भी आकृति को देख लेती हैं, तो उसे पल भर में ही पेपर पर उकेर देती हैं और फिर उसमें रंग भरकर बिल्कुल वैसा ही बना देती हैं जैसा वो रियल में है। मेरठ के अलग अलग जगहों पर जाकर ये बेटी लाइव पेंटिंग करती है तो देखने वालों का तांता लग जाता है। ग्रेजुएशन पूरा कर चुकी हर्षिता को लाइव पेंटिंग का शौक है। इसकी शुरुआत उन्होंने मेरठ के टॉकिंग पॉइंट्स की
पेंटिंग कर की है। हर्षिता कहती हैं कि मेरठ का इतिहास सबसे बड़ी लड़ाई का गवाह है। इसके इतिहास को जनता को जानना चाहिए, इसलिए मैं इसे चित्रों में सजाना चाहती हूँ। पिकासो, मकबूल, फिदा हुसैन की पेंटिंग से प्रेरित हर्षिता चित्रकारी के क्षेत्र में जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करना चाहती है। हर्षिता कहती हैं, आज तक मैंने किसी फीमेल पेंटर का नाम नहीं सुना। कहीं भी चर्चा होती है तो हमेशा मेल पेंटर्स का नाम सामने आता है। उन्हें ही लोग अपनी इंस्पिरेशन बनाते हैं, जबकि लड़कियां खुद कितना अच्छा पेंट करती हैं। हर्षिता चाहती हैं कि वो समाज में फीमेल पेंटर्स की प्रेरणा बने। हर्षिता कहती हैं, उन्होंने कहीं से पेंटिंग नहीं सीखी, सेल्फ प्रैक्टिस से ही ये हुनर अपनाया है। 1 घंटे में वो किसी भी लाइव पेंटिंग को कंप्लीट कर सकती हैं। बिहार के बेटे श्यामानंद ने विदेश में एक बार फिर से प्रदेश का मान बढ़ाया है और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। दरअसल सासाराम के रहने वाले श्यामानंद ने 18 नवंबर को दुबई में आयोजित मैट्रिक्स फाइट नाइट 10 वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंग्लैंड के रिचर्ड अलेक्जेंडर को हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया। इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद से श्यामानंद जब अपने गृह जिला सासाराम पहुंचे तो स्थानीय लोगों और खेल प्रेमियों ने उनका स्वागत किया। सासाराम जैसे छोटे शहर से निकलकर फाइटिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाला श्यामानंद पहले स्पोर्ट्समैन है। श्यामानंद की पढ़ाई और ट्रेनिंग सासाराम में ही हुई है। वे करण सराय मोहल्ले के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी इंग्लैंड के रिचर्ड अलेक्जेंडर को नॉक आउट में पराजित कर हिंदुस्तान का मान बढ़ाया। श्यामानंद कहते हैं कि उनके सफलता में सबका योगदान है। जिले के लोगों को उनसे बहुत आशा और उम्मीदें हैं। अपने माता पिता के साथ पूरे शहर का मान सम्मान बढ़ाना ही उनका लक्ष्य है। अपने पिता से लगकर बैठा ये वही 17 वर्षीय ललित पाटीदार है जो दूसरे बच्चों की तरह ही सामान्य जरूर है, लेकिन चेहरे पर उगाए इन बालों ने इस बच्चे को दूसरों से कुछ हटकर बना दिया है। रतलाम के नांदलेटा गांव के रहने वाले ललित पाटीदार के चेहरे पर उगाए बालों की वजह से परेशानी और सुर्खियां वे दोनों में है। जन्म के समय से ही उनके चेहरे पर बाल है, जिसकी वजह से ललित को परेशानी उठानी पड़ रही है। नाक में बाल बढ़ने से सांस लेने में परेशानी, तो कान में बाल बढ़ने से सुनने और दवाई डालने में परेशानी होती है। हालांकि 17 सालों से अब इन बातों की आदत ललित को पड़ चुकी है। पहले तो चेहरे पर बाल देखकर दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते और परेशान करते भी थे, लेकिन अब सभी ललित की परेशानी को समझते हैं और दोस्त बनकर उसकी मदद भी करते हैं। ललित के जीवन में परेशानियां बहुत हैं, लेकिन उससे वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है और अपनी इस कमजोरी को ही हथियार बनाकर ललित सोशल मीडिया की दुनिया में छा जाना चाहता है। अपनी सोच की वजह से वो YouTube और Instagram पर अपने वीडियोस अपलोड कर फॉलोअर्स की संख्या 1 लाख के पार कर चुका है, जो आगे आने वाले भविष्य में 10 लाख तक ले जाना चाहता है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के मसोरा गांव का एक कुआं इन दिनों सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल इस कुएं का पानी पिछले 6 महीने से उबल रहा है। हालत ये है कि कुएं के अंदर गर्म पानी का भाप ऊपर तक दिखाई दे रहा है। पहले इस कुएं के पानी का इस्तेमाल खाने पीने के लिए किया जाता था। 6 महीने पहले कुएं के पास एक पेड़ में बिजली गिरी। उसके कुछ दिन बाद कुएं से गर्म पानी निकलने लगा। इससे जहां किसान परेशान हैं, तो वहीं कुएं के आसपास के लोग ठंड में गर्म पानी से नहाने का मजा ले रहे हैं। कुएं से निकल रहे गर्म पानी को लेकर ग्रामीण इसे प्रकृति का अजूबा मान रहे हैं। ग्रामीण इस बात को लेकर आश्चर्य में है कि जिस पेड़ में बिजली गिरी उसके दोनों तरफ अलग अलग दिशा में एक एक बोर है। बिजली गिरने से एक कुएं का पानी गर्म निकल रहा है और एक बोर में कोई असर ही नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को इसकी जांच करवानी चाहिए। कम से कम 20 मीटर दूरी में गिरा था। उसके बाद 5-6 दिन बाद पानी गर्म आ गया। अरे कुआं का पानी गर्म आ रहा है अभी, आज गिरने की वजह से क्या पता नहीं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी अनोखी दवा इजाद की है जो गहरे जख्मों को तुरंत भर सकती है। इस दवा की खास बात यह है कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों से बनी हुई है। केवल आम, इमली, स्ट्रॉबेरी और टमाटर जैसे फल और सब्जियों में पाए जाने वाले एक तत्व ल्यूपियाल में सिंथेटिक ड्रग मिलाकर ये करामाती दवा तैयार की गई है। दवा को बनाने वाले ग्रुप के साइंटिस्ट और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर दीपेंद्र सिंह ने बताया कि 10 से 12 सालों की मेहनत के बाद ये दवा तैयार की गई है। इस दवा को बनाने के लिए शोध में शामिल यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर और साइंटिस्ट डॉक्टर मंजू सिंह ने बताया कि युद्ध में इससे सैनिकों को तुरंत राहत मिलेगी। किसी भी तरह का गहरा जख्म होने पर ये दवा संजीवनी का काम करेगी, क्योंकि कई बार ऐसे हालात में ज्यादा खून बहने से इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन ये दवा तुरंत खून का बहना रोकेगी
लगेगी और 12 घंटे के भीतर घाव भी भर जाएगा। इसका एनिमल ट्रायल हो चुका है और अब ह्यूमन ट्रायल के लिए फंड की दरकार है। नागपुर में देश के सबसे बड़े म्यूजिकल फाउंटेन का बुधवार को उद्घाटन हुआ। इस मौके पर संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत समेत संघ के कद्दावर नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पहल से नागपुर में फुटाला लेक पर इस म्यूजिकल फाउंटेन का निर्माण किया गया है। ये म्यूजिकल फाउंटेन अपने आप में अभूतपूर्व है। दावा है कि ये देश ही नहीं विश्व का भी सबसे बड़ा फाउंटेन है, जिसमें संगीत के साथ साथ पानी से बनने वाली स्क्रीन पर देश की आजादी का और नागपुर का इतिहास दिखाया जाएगा। इसमें 94 फव्वारे लगे हुए हैं। इसे देखने आने वाले दर्शक 35 मिनट तक इतिहास के साथ साथ शानदार फाउंटेन का दीदार कर सकेंगे। इसमें कई रंगों की लाइटें लगाई गयी, जिसमें पानी की बौछारें अलग अलग रंगों की दिखाई देंगी। आयोजकों का कहना है कि दर्शक यहां पर अमिताभ बच्चन, गुलजार और नाना पाटेकर की आवाज में इतिहास सुन सकेंगे। उनका कहना है कि फुटाला फाउंटेन की भव्यता और कल्पकता को देखने विश्व भर से लोग आएंगे, मगर उससे पहले नागपुर के प्रत्येक व्यक्ति को इसे देखना चाहिए। जैसलमेर के पर्यटन की सम के मखमली रेत के धोरों के बिना कल्पना करना भी असंभव सा होगा, लेकिन सम सैंड ड्यून्स पर आने वाले सालाना लाखों सैलानियों और उनमें से हजारों को रोजाना ठहराने वाले रिजॉर्ट तक पीने का पानी पहुंचाना टेढ़ी खीर बना हुआ है। सम क्षेत्र में करीब 140 रिजॉर्ट हैं और उनका सालाना व्यवसाय 100 करोड़ से बाहर हो चुका है। गौरतलब है कि सम के पर्यटन पर करीब 1000 राज्य पशु ऊंट भी पलते हैं। मीठे पानी के अभाव में उन्हें भी फ्लोराइड युक्त पानी ही पिलाना पालकों की मजबूरी है। मौजूदा समय में रिजॉर्ट संचालकों को आगंतुकों के लिए पीने के पानी के रूप में बोतलबंद पानी या सम गाँव से आरओ का पानी मंगवाने की मजबूरी है। औसतन एक रिसोर्ट संचालक को साल में 5 लाख रुपए जल व्यवस्था पर खर्च करने पड़ रहे हैं। इसकी भरपाई के लिए अगर वो दाम बढ़ाते हैं तो इसका असर उनके कारोबार पर पड़ेगा। वहीं जलदाय विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सम सैंड ड्यून्स पर रिजॉर्ट को कनेक्शन देने के लिए नहर की बाबा रामदेव शाखा की 193 आरडी से करीब 27 किलोमीटर लंबी लाइन बिछानी होगी, जिस पर लगभग 18 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे। विभाग का कहना है कि अभी सम क्षेत्र में जो लाइन जा रही है उसमें रिजॉर्ट आदि को कनेक्शन नहीं दिया जा सकते। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मां कालिका उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। इसी के चलते श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुरूप माता को भेंट चढ़ाते हैं। इसी क्रम में कुछ भक्तों ने अपनी पहचान गुप्त रखते हुए करीब 16 किलो चांदी से बनी पिछवाई लगवाई है। कालिका माता मंदिर के महंत राम नारायण पुरी ने बताया कि एक भक्त द्वारा करीब 1 वर्ष पूर्व माता जी के मंदिर में चांदी से निर्मित पिछवाई लगाए जाने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया गया था। इस पर उन्होंने मंदिर परिसर में कालिका माता की शोभा के अनुरूप पिछवाई लगवाई जाने की स्वीकृति दी थी, जिस पर जोधपुर से आए कारीगरों द्वारा कालिका माता की प्रतिमा के पीछे और अखंड दोनों दीपक के पीछे चांदी की पिछवाई लगाई गई। इस पिछवाई में बीच में ओम और आकर्षक मयूर बनाए गए, जिसके साथ ही विभिन्न फूल पत्तियां भी बनाई गई हैं। चांदी की पिछवाई लगने से प्रतिमाओं का रूप निखर रहा है। महंत राम नारायण पुरी ने बताया, पिछवाई लगाने वाले भक्तों ने अपना नाम गुप्त रखने का आग्रह किया है। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद ने लड़कियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तीनों एंट्री गेट पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया है, जिसमें लिखा है, जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दाखिला मना है। मतलब ये कि लड़की या लड़कियों के साथ अगर कोई पुरुष अभिभावक नहीं है तो उन्हें मस्जिद में प्रवेश नहीं मिलेगी। इसे लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इसकी आलोचना करते हुए नोटिस भी जारी किया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री रोके जाने को गलत बताया है। मालीवाल ने ट्वीट किया है कि जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री रोकने का फैसला बिल्कुल गलत है। जितना हक एक पुरुष को इबादत का है, उतना ही एक महिला को भी हक है। इस तरह महिलाओं की एंट्री बैन करने का अधिकार किसी को नहीं है। वहीं इसको लेकर महिलाओं ने अपनी नाराजगी भी जताई है। अलवर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिवसीय मत्स्य उत्सव जगन्नाथ मंदिर से शुरू हुआ। इस अवसर पर जगन्नाथ मंदिर में महाआरती की गई, जिसमें अलवर शहर के अलावा अन्य जिलों से लोग पहुंचे। मंदिर में सुबह महाआरती हुई। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने लोगों से आह्वान किया कि मत्स्य उत्सव प्रत्येक नागरिक का उत्सव है, इसमें बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि अलवर जिले की व्यापक भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषताओं को विश्व पटल तक ले जाने का प्रयास है, जिससे अलवर जिले में पर्यटन में इजाफा हो सके।
अलवर में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। अलवर जिले के बानसूर में मत्स्य उत्सव के तहत साइकिल रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साइकिल रैली बानसूर के सुभाष चौक से शुरू होकर मेन बाजार होते हुए बालावास रोड पर जाकर समाप्त हुई। साइकिल रैली में बानसूर के तमाम ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और स्कूली बच्चे सहित स्काउट गाइड के विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के बागवान अब सेब के साथ ही जापानी फल परसीमो लगाकर अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों में जापानी फल की भारी मांग होने से किसानों बागवानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं और पिछले 5 सालों से बागवान सेब को छोड़कर जापानी फल के बगीचे तैयार कर रहे हैं। ऐसे में लग घाटी में जापानी फल का करोड़ों रुपए का कारोबार है, जिससे बाहरी राज्यों गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, मध्य प्रदेश, दिल्ली से सैकड़ों व्यापारी कुल्लू में बगीचों में पहुंचकर जापानी फल की खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में किसानों बागवानों का ट्रांसपोर्टेशन, कार्टन व पैकिंग का खर्चा भी बच रहा है। बागवानों का कहना है कि कुल्लू के लघाटी में सेब के मुकाबले जापानी फल की तरफ बागवान ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। उसका कारण है कि जापानी फल में ज्यादा मेहनत नहीं होती और अच्छे दाम मिलते हैं। नवंबर और दिसंबर में जापानी फल की फसल तैयार होती है और पिछले 5 वर्षों से जापानी फल के किसानों बागवानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। पिछले 4-5 सालों से है जापानी की फसल के जो हमारे किसान बागवानों को अच्छे रेट मिले हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे जो युवा साथी है या अन्य किसान है इसकी ओर काफी अग्रेसिव हो रहे हैं। प्यार तो प्यार होता है, चाहे वो इंसान से हो या पालतू जानवर से। जब कोई प्यारा छूट जाता है तो इंसान टूट जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी सामने आई है जहानाबाद से, जहां सड़क पर चलते चलते एक घोड़े की मौत हो गई और फिर मालिक बदहवास हो गया। घोड़े से लिपटकर मालिक रोता रहा, बिलखता रहा। लोग भी इस अटूट प्रेम को देखकर भावुक हो गए। घोड़े और उसके मालिक के बीच का प्यार देखकर राहगीरों की आंखें नम हो गईं। दरअसल जहानाबाद से एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है। जहानाबाद में घोड़े की अचानक मौत पर घुड़सवार फफक कर रो पड़ा। घोड़े का मालिक रंजू शर्मा बड़े शान से हुलासगंज बाजार से घोड़े पर सवार होकर अपने गांव मोकीमपुर लौट रहा था। इसी दौरान रघुनाथपुर गांव के पास घोड़ा अचानक सड़क पर लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। अपने प्रिय घोड़े की मौत पर उसका मालिक बदहवास हो गया और घोड़े से लिपटकर रोता रहा। घोड़े से लेकर उसके मालिक का प्यार लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। पन्ना में बाघ पुनर्स्थापना योजना लागू होने के बाद अब टाइगर रिजर्व में पर्यटक बाघों का दीदार करने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को एक नहीं बल्कि 3-3 बाघों के एक साथ दीदार हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ आज पन्ना टाइगर रिजर्व सफारी करने गए पर्यटकों को ऐसा रोमांचकारी नजारा देखने को मिला जिसे देखकर पर्यटक खुश हो गए। दरअसल बाघिन P141 अपने दोनों शावकों के साथ आए दिन चहलकदमी करते पर्यटकों को दिखाई दे रही है। डर और रोमांच के बीच पर्यटकों ने नजारा अपने कैमरे में कैद कर लिया। ताज़ा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, पीटीआर का क्षेत्र वर्ष 2008 से 9 में बाघ विहीन हो चुका था। यहाँ एक भी बाघ नहीं बचे थे, लेकिन तत्कालीन फील्ड डायरेक्टर श्रीनिवासन मूर्ति और जन सहयोग से बाघ पुनर्स्थापना योजना लागू की गई। बाघों का संसार दोबारा बसाने के लिए तत्कालीन प्रबंधन ने दिन रात मेहनत की और आज यहाँ 70 से ज्यादा बाघों का कुनबा है। ये तो पुलिस ने सुविधा के लगाए हुए, देखिए क्या होता है। जिस पुलिस को देखकर हर किसी की हालत खराब हो जाती है, लेकिन उसी पुलिस की हालत खराब होती दिखे तो आप क्या कहेंगे। कानपुर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है, जहां पुलिस के अधिकारी कर्मचारी बंदरों के खौफ से परेशान हैं। तमाम प्रयासों के बाद जब ये बंदर नहीं भागे तो अब लंगूर के कटआउट पुलिस ऑफिस में लगा दिए गए हैं, क्योंकि बंदर आए दिन कभी पुलिस कर्मियों को तो कभी आए दिन फरियादियों को पकड़ते थे। कभी कार्यालय में घुसकर उछल कूद मचाते थे तो कभी कोई न कोई नुकसान कर देते थे। पहले इनको भगाने के लिए गुलेल का इस्तेमाल किया गया, पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई, बाद में लाठी से इनको भगाने की कोशिश की गई, मगर तब भी ये नहीं भागे और अब इन्हें भगाने के लिए लंगूर के कटआउट लगाए गए। आप खुद ही सुनिए कि पुलिस के आला अधिकारी क्या बोल रहे हैं और उन्हें पुलिस कर्मियों से ज्यादा इन कटआउट पर भरोसा है। एक नया तरीका ये है कि जो लंगूर हैं उनके बड़े बिग साइज कटआउट फोटोज़ लगाते हैं, तो प्रथम दृष्टया बंदर उनको देखते हैं और जिस प्रकार से खेतों में पहले लगा दिए जाते थे, तो एक वो प्रयास किया गया था और अब तक वो प्रयास सफल है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में घायल हालत में मिले बाज का इलाज चल रहा है। वन विभाग की निगरानी में बाज का उपचार किया जा रहा है।
तस्वीरें उसी घायल बाज की हैं, जिसे जख्मी हालत में पकड़ा गया था। शुरुआती उपचार देने के बाद उसकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। कुछ लोगों ने जख्मी बाज के पंख से छेड़खानी की थी, जिसके कारण वो अभी उड़ने में असमर्थ है।